आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कम वक्त इश्क भाग 2। कहानी का दूसरा भाग शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी टीम के चैनल स्कैरी डेज, जिसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, आज रात 9 बजे हॉरर लव स्टोरी मुझे तेरी ज़रूरत है का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा, जो एक बेहतरीन हॉरर रोमांटिक लव स्टोरी है। आप सभी से निवेदन है वहां आकर उसे देखें, सुने और चैनल को सपोर्ट करने में हमारी मदद करें प्लीज़। चलिए कम वक्त इश्क के दूसरे भाग की ओर। प्लीज़ अब दोबारा कॉल मत करना वरना, कहकर उसने खुद ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर स्विच ऑफ कर दिया और लेट गई। उधर युवराज ने जब किसी लड़की की आवाज़ सुनी और वो भी इस तरह, तो वो दंग रह गया। कभी अपने फ़ोन को तो कभी अपने कानों को छूकर देखने लगा कि अभी अभी हुआ क्या। जब अर्जुन ने उसे इस तरह देखा तो पूछने लगा, क्या हुआ जो इतना हैरान है? युवराज ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर अर्जुन हंसते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं ब्रो, तूने गर्लफ्रेंड बना ली हो और हमें बताया ही नहीं? बकवास मत कर, मेरा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं है, समझा? और कौन थी मुझे क्या पता यार, वो अपने बॉयफ्रेंड को समझकर बोल रही होगी। हाँ तो बोले तो तुमसे ना। देखा लड़कियां कितना प्यार करती हैं, कितने प्यार से बात करती हैं। अपने सीने पर हाथ रखकर अर्जुन बोला, काश मेरी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड हो जो इस कदर मेरा ख्याल रखे, मुझे इतना प्यार करे। बहुत प्यार करती होगी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से। युवराज, प्यार व्यार कुछ नहीं भाई, बस प्यारी प्यारी बातें करके लड़कों को उलझाए रखती हैं। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें कभी हुआ है प्यार? युवराज चुप रहा, उसने अब कोई जवाब ही नहीं दिया तो उसे चुप देखकर अर्जुन को शक होने लगा। इसलिए उसने पूछा, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो, जवाब दो, तुम्हें हुआ है प्यार? युवराज उदास होकर बोला, हाँ हुआ था। अर्जुन आश्चर्य से, क्या मतलब है तेरा कि हुआ था, और कब हुआ? तुमने मुझे बताया भी नहीं। हुआ था जब हम 11वीं में थे, याद है तुझे? वो मधु रोज हमारी क्लास में आती थी और अधिकतर तो मेरे पास ही आती, मुझसे बात करती थी, लेकिन मैं उससे कभी बोल ही नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। अर्जुन खामोश सा युवराज की बातों को सुनकर किसी ख्याल में खोया हुआ था कि अचानक उसे याद आया मधु कौन थी। उसने बेड से तकिया उठाया और युवराज को मारने लगा, कमीने तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अरे मधु से तो मैं भी प्यार करता था और अभी भी करता हूँ, बल्कि स्कूल के सभी बच्चे उनसे प्यार करते थे। आखिर वो स्कूल की सबसे खूबसूरत टीचर जो थी। फिर दोनों हंसने लगे। प्रशांत और प्रीति कुछ देर आराम कर दोबारा से तैयार होकर होटल से निकले, शिमला के पास ही मौजूद नहला देरा जाने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा चारों तरफ देवदार के बड़े घने पेड़, वहां की शानदार हरियाली उस जगह को बेहद आकर्षक बनाती है। वहां का वातावरण इतना शांत है कि अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई देती है। दोनों शांति से एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रीति प्रशांत के कंधे पर सर रखे बैठे कर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। कितना खूबसूरत लग रहा था वो पल उन दोनों को, जैसे एक पल को सहेज कर रख लें यादों की संदूक में। शाम को युवराज अर्जुन को लेकर निकल गया। अब दोनों अर्जुन के घर पहुंचे। मोहिनी जी, ये क्या है अर्जुन, तुम अभी आ रहे हो? पता है जब मैंने तुम्हारे पापा को तेरी आने की खबर सुनाई तो कितने खुश थे वो। आधी रात तक इंतजार करते रहे तुम्हारा, और तुम हो कि पापा को ही भूल गए। पापा कहाँ हैं? ऑफिस से आ गए क्या? अपने कमरे में हैं। इतना सुनकर अर्जुन दौड़ते हुए अपने पापा के कमरे में गया। युवराज और मोहिनी जी मुस्कुराए और युवराज भी उनके पीछे चला गया। अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता अपने पापा के कमरे में घुसा और उनके पीछे खड़ा होकर कहा, पापा। लेकिन वो पीछे नहीं मुड़े, बस दीवार पर टंगी हुई अपने और अर्जुन की सालों पुरानी तस्वीर को देख रहे थे। अर्जुन फिर बोला, पापा प्लीज़ मेरी तरफ देखिए तो सही। इतने महीनों बाद आपका बेटा आपके पास आया है और आप उसे देख भी नहीं रहे हैं। तब भी विक्रम जी पीछे नहीं मुड़े। आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं ना? कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। कहकर वो मुड़ा तो विक्रम जी ने रोकते हुए कहा, बस इतना ही देर इंतज़ार कर सकता है अपने पापा के लिए। अर्जुन अपने पापा की ओर मुड़ा और दोनों गले लग गए। विक्रम जी बोले, मैंने इतने महीने तुम्हारा इंतज़ार किया, कल भी रात पर जागता रहा ये सोचकर कि तू आया है। कब तुझे देखूंगा, कब तुझे गले से लगाऊंगा। इस बेचैन दिल को अब सुकून मिला। कुछ देर तक दोनों बाप बेटे ऐसे ही बातें करते रहे। फिर युवराज ने आकर विक्रम जी को बताया कि उन्हें अभी प्रोग्राम में जाना है, तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी। ये कहकर के दीक्षित साहब को भी मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, उसने मुझे भी इन्वाइट किया है। अब तुम जा ही रहे हो, मेरी तरफ से भी विश कर देना। जी, इतना कहकर दोनों विक्रम जी के कमरे से निकलकर अर्जुन तैयार होने चला गया और युवराज नीचे मोहिनी जी के साथ बैठकर बातें करने लगा। अर्जुन तैयार होकर नीचे आया तो उसकी माँ उसे देख मुस्कुराई। दोनों को प्यार किया और दोनों निकल चुके मिस्टर दीक्षित के घर के लिए।
सूर्यास्त होने के बाद प्रशांत और प्रीति दोनों दोबारा से होटल वापस लौट आए और पैकिंग करने लगे। उसके बाद प्रशांत ने खाना ऑर्डर किया। श्वेता बेबी उठी नहीं थी। बाहर शिप्रा और काव्या की भेजी हुई गाड़ी खड़ी थी और शिप्रा बार बार उसे फ़ोन लगाए जा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब वो दंदनाते हुए उसके रूम के अंदर पहुंच गई। देखा तो वो सोई हुई है। उसने टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और पूरा पानी उसके ऊपर डाल दिया। श्रद्धा हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने खड़ी शिप्रा को घूरती रही, फिर गुस्से में बोली, आज ना मैं पक्का किसी का खून कर दूंगी। लेकिन शिप्रा उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोली, चुपचाप से जल्दी तैयार हो जा, पता भी है टाइम हो गया है। तो तुम मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी, मैं तैयार रहती। फ़ोन? ओ हाँ, फ़ोन से याद आया, तेरा फ़ोन कहाँ है? वो फ़ोन ढूंढते हुए बोली, कब से ट्राई किए जा रही हूँ, लग ही नहीं रहा। आज तो उसका कल्याण कर ही दूंगी मैं। कहाँ है बता। श्रद्धा को याद आया, उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया था। वो जल्दी से फ़ोन लेकर तैयार होने चली गई। जब दोनों नीचे आई तो माँ ने कहा, अरे तुम दोनों लड़कियाँ, वो भी रात में अकेली? ना बाबा, मैं तो ना जाने दूँ। पापा समझाइए माँ को, हम अकेले नहीं हैं और ये ड्राइवर अंकल ही हमें छोड़ने के लिए आएंगे। श्रद्धा की बातों से उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई और माँ भी मान गई। लेकिन उन्होंने कहा, मैं हर्ष को भी तुम दोनों के साथ भेज रही हूँ। जाओ हर्ष, तैयार होकर तुम भी आओ। वो जल्दी से तैयार होकर आया। फिर तीनों उस गाड़ी में बैठकर पहुंच गए दीक्षित साहब के यहाँ। शिप्रा ने काव्या को कॉल किया, आ गए तुम लोग? हाँ, अब जल्दी से तू गेट के पास आ, वरना यहीं से हम वापस चले जाएंगे। रुक जा, आ रही हूँ। वो नीचे आई और दोनों को देखकर काफ़ी खुश हुई और उन्हें गले लगा लिया और साथ लेकर अंदर चली गई। अपने मम्मी पापा से मिलवाया। श्रद्धा, शिप्रा और हर्ष ने उन्हें हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहकर विश किया और एक तरफ आकर खड़े हो गए। उसके तुरंत बाद युवराज अर्जुन भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी वही उपक्रम किया और साइड में सजे टेबल पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे। अचानक से युवराज की आंखों में कुछ चमकने लगा। किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन उसकी आंखों पर पड़ने लगी। युवराज ने उस चमकती हुई चीज़ की तरफ देखने के लिए नजरें उठाई तो एक लड़की के पहने हुए ईयरिंग से टकराकर लाइट्स उसकी आंखों पर आ रही थी, जो बेहद ही चमकदार थी। तभी मिस्टर दीक्षित किसी को इशारा करके माइक मांगकर अपने हाथों में पकड़कर बोले, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, आप सब यहाँ पर हमारी यानी मेरा और मेरी पत्नी मिसेस लीला दीक्षित की शादी की 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पर हमारी खुशियों में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्र अदा करता हूँ। सभी ताली बजाने लगे। दीक्षित जी की आवाज़ सुनकर युवराज का ध्यान भी उस ओर गया। मिस्टर दीक्षित फिर से बोले, अब आप सब हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं तो हमारे इस सजाई गई महफिल में रंग जमाए बिना मत जाइएगा। आप सबको हमारे साथ साथ डांस भी करना पड़ेगा। कहकर उन्होंने म्यूजिक वाले से गाना प्ले करवाया और सब डांस करने लगे। अर्जुन की नज़र कुछ दूर खड़ी शिप्रा पर गई तो वो उसके पास चला गया। उसे डांस के लिए आमंत्रित कर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। कुछ पल तो शिप्रा सोचने का नाटक करने लगी, लेकिन फिर उसने भी हाथ दे दिया और दोनों डांस करने चले गए। श्रद्धा वहीं अकेली खड़ी होकर बाकी सभी का डांस देखने लगी। उसका भाई हर्ष भी किसी के साथ डांस करने में बिजी था। युवराज बैठकर जूस पीते हुए सबका डांस देख ही रहा था कि उसकी आंखों में दोबारा वही पहले वाली रिफ्लेक्शन पड़ने लगी, जिससे वो इस बार छुंछला गया और उठकर वहां से बाहर चला गया। अब बिजनेसमैन की पार्टी है तो वहाँ बड़े बड़े लोग तो आएंगे ही, और अगर किसी वजह से वो नहीं आए तो उनकी बिगड़ी हुई औलाद आएगी। उन्हीं बिगड़ी हुई रईसों में से एक समीर चौहान जो बैठकर ड्रिंक कर रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र अकेले खड़ी खूबसूरत सी लड़की श्रद्धा पर गई तो वो उठकर उसके पास चला गया। हे ब्यूटीफुल, कैन आई डांस विद यू? श्रद्धा को उसकी नज़र और खुद उस इंसान को देखकर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने मना कर दिया। वो दोबारा से कहने लगा, अरे हाँ कर दो ना यार, देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं और तुम अकेली खड़ी हो यहाँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ। चलो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। कहकर वो श्रद्धा का हाथ पकड़ने लगा, लेकिन श्रद्धा अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, देखिए मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता और करना भी नहीं है, इसीलिए प्लीज़ अब चले जाइए यहाँ से प्लीज़। कहकर वो खुद ही वहाँ से दूसरी तरफ आई और कुर्सी पर बैठकर दोबारा डांस कर रही शिप्रा और बाकियों को देखने लगी। और जिस तरह से शिप्रा और अर्जुन एक दूसरे की आंखों में डूबकर डांस कर रहे थे, उन्हें देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। समीर मन महसूस कर रह गया। वो वापस ड्रिंक टेबल के पास आया और कई ग्लास कटक गया। उसने जूस सर्व कर एक वेटर को अपने पास बुलाकर कुछ रुपये दिए और एक जूस के ग्लास में कुछ मिलाकर उस जूस को श्रद्धा को पिलाने को बोल दिया और कुटिलता से मुस्कुराया। वो वेटर श्रद्धा के पास गया और दवा मिलाया हुआ जूस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये लीजिए जूस पी लीजिए। लेकिन भैया मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए। कहकर वो दोबारा डांस देखने लगी।
वो वेटर समीर की तरफ देखने लगा तो समीर ने उसे अपनी लाल आंखों से देखकर ही डरा दिया। इसीलिए वेटर डरकर दोबारा कोशिश करते हुए बोला, मैडम जब से आप यहाँ आई हैं आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिया और कब से यहाँ अकेली बैठी हुई हैं, इसीलिए मैं ये स्पेशल आपके लिए लाया हूँ। पी लीजिए ना प्लीज़, वरना आपकी फ्रेंड है ना काव्या मैम, वो हमें बहुत सुनाएंगी, डांटे लगाएंगी कि हमने उनके दोस्तों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, क्या पता नौकरी से ही निकलवा दें। अच्छा अच्छा ठीक है दीजिए, मैं पी लेती हूँ। उसकी बात सुनकर श्रद्धा ने मुस्कुराकर वो जूस ले लिया और पीने लगी। वो वेटर वहाँ से वापस समीर के पास आया। सर आपका काम हो गया है, मैंने उसे वो जूस दे दिया। श्रद्धा की तरफ देखकर समीर ने वेटर को शाबाश कहा और खुद भी पीने लगा। पूरा जूस पीने के बाद श्रद्धा को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसे अपने अंदर बेचैनी महसूस होने लगी, इसीलिए वो कुर्सी से उठकर बाहर खुली हवा में चली आई, जहाँ युवराज पहले से ही मौजूद था लेकिन दूसरी तरफ था। श्रद्धा के बाहर निकलते ही समीर जो कब से इसी इंतजार में था उसके पीछे पीछे बाहर आया। श्रद्धा बाहर लगे एक बेंच पर आकर अपनी आंखें बंद कर शांत ठंडी हवा में बैठ गई। कुछ ही पल बाद उसके बगल में एक और शख्स आकर बैठ गया और श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया। उसने डरकर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। वो जल्दी से उठकर अंदर जाने को हुई कि समीर ने दोबारा उसे खींचकर बिठा दिया। श्रद्धा को बहुत गुस्सा आया उसकी इस हरकत पर। उसने उसके गालों पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया और उंगली दिखाते हुए कहा, दोबारा ऐसे हरकत करने की हिम्मत भी मत करना, समझे? हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं बता रही हूँ अभी तो सिर्फ एक गाल ही लाल हुआ है, कुछ देर में दोनों गाल लाल पड़ जाएंगे, समझ में आई बात? वो गुस्से से तिलमिला उठा। मैंने भी अभी तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा था, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारकर मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया मेरी रानी। मेरी बदतमीजी तो तुम अब देखोगी। अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना तुम्हें? अपने आप को कहीं की अप्सरा समझती हो कि कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता? अब तुम देखना तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा ना, किसी को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं बचोगी, कहकर श्रद्धा के ऊपर झुकने लगा। अब श्रद्धा उस इंसान कहे या राक्षस को देखकर बुरी तरह डर से कांप रही थी। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में छटपटाने लगी और चिल्लाने लगी, लेकिन अंदर सब एंजॉय कर रहे थे और गाने की आवाज़ भी इतनी तेज़ थी कि उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर ही रह गई। अंदर किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इससे पहले समीर उसके होंठों को छू भी पाता और अपनी गंदी नीयत पर कामयाब हो पाता। युवराज जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, उसने उसकी गर्दन पकड़ अपनी तरफ खींचा और इतना ज़ोरदार मुक्का मारा जिससे वो लड़खड़ाते हुए दूर जाकर पड़ा। युवराज ने उसका कॉलर पकड़कर दोबारा इतना मारा कि बस वहीं पर अर्ध बेहोश हो गया। उसे मारकर जैसे युवराज श्रद्धा की तरफ मुड़ा, वो डरी सहमी रोती हुई उसके सीने से लिपट गई। युवराज ने भी उस वक्त उसे खुद से दूर नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि इस समय वो बिल्कुल डरी हुई है। वो उसके सिर को सहलाने लगा। कुछ देर में खुद ही श्रद्धा शांत होकर युवराज से सॉरी कहते हुए अलग हुई, लेकिन वो अभी भी थोड़ी डरी हुई थी। युवराज ने उसे उसी बेंच पर वापस बिठाया और आराम से पूछा, कौन था वो लड़का? क्या तुम जानती हो उसे? श्रद्धा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं यही जानती कि कौन था वो। मैं तो बस यहाँ अपनी फ्रेंड को जानती हूँ, काव्या, मिस्टर दीक्षित की बेटी। बाकी आए हुए किसी भी इंसान को नहीं पहचानती मैं। तो फिर तुम उसके साथ यहाँ कैसे आई? मेरा मतलब बाहर क्या करने आई थी तुम? श्रद्धा ने उसे अंदर जो कुछ भी हुआ सारी बातें बताई और फिर से रोने लगी। युवराज को उसका रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि दोबारा उसे अपने गले से लगाकर रखे, लेकिन क्योंकि वो खुद भी एक अजनबी ही है जो अभी अभी उसे मिला है। युवराज ने अपने पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, आंसू पोंछ लो और बिल्कुल भी डरो नहीं, अब वो कुछ नहीं करेगा। देखो वो बेहोश हो गया है और मुझे नहीं लगता कि सुबह होने से पहले वो उठ भी पाएगा। युवराज ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। श्रद्धा ने अपने आंसू पोंछे और उसका रुमाल वापस लौटाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आए होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अरे ऐसे कैसे मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो जाता। अब दोनों चुपचाप हो गए। तब युवराज ने वापस बात शुरू करते हुए कहा, वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे इयररिंग्स ने कितना परेशान किया है मुझे? जी? श्रद्धा हैरानी से युवराज की ओर देखने लगी। लेकिन आपको मेरे इयररिंग्स ने कैसे परेशान किया भला? ये तो मेरे कानों में है और मुझे तो कोई परेशानी नहीं, फिर आपको कैसे? इसके तो हाथ पांव भी नहीं है कि आपके पास चलकर जाए और आपको परेशान करे। युवराज हंसने लगा, फिर बोलना शुरू किया, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, इसके हाथ पांव थोड़ी हैं जो मेरे पास आकर मुझे परेशान करे। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ ना, तब से मेरी आंखों में इनकी चमकती हुई रोशनी पड़ रही थी। मैं तो बाहर भी इसीलिए आया था। मिस्टर और मिसेस दीक्षित का डांस भी पूरी तरह से नहीं देख पाया, मिस कर दिया। श्रद्धा भी मजाकिया लहजे में बोली, मेरी इयररिंग्स की गुस्ताखी माफ़ कर दीजिए, दरअसल इन्हें भी पता नहीं था ना आप इतने परेशान हो रहे हैं।
वैसे उसी वक्त आपको आकर मुझे बता देना चाहिए था। यूं कि इस तरह परफॉर्मेंस छोड़कर आने की क्या ज़रूरत थी? बेवजह ही आपने उनका डांस मिस किया। तुमने तो देखा था ना, तुम्हें सुनाओ कैसा लगा? अच्छा था, बहुत ही सुंदर डांस किया उन्होंने। वे दोनों एक दूसरे से आज भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं साथ में। हो, वैसे तुम्हारा ना। युवराज जितना ही बोल पाया कि शिप्रा अंदर से भागते हुए उसके पास आई और हाँफते हुए बोली, श्रद्धा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता भी है तुम्हें अंदर ना देखकर कितना परेशान हो गई थी मैं। सब तरफ मुझे ढूंढ कर आ रही हूँ और तू है कि यहाँ इसके साथ बैठी हुई है। कहकर युवराज की तरफ पलटी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे तो युवराज ने चौंक कर कहा, तुम? शिप्रा अक्कर कर बोली, हाँ मैं। क्यों, आपको कोई दिक्कत है क्या? और हाँ, ये मेरी फ्रेंड है। तो मैंने कब कहा कि ये मेरी फ्रेंड है? फिर युवराज कुछ सोचते हुए बोला, वैसे अभी तक तो सोचा नहीं था। लेकिन शिप्रा, लेकिन क्या? दोस्त बनाने में बुराई ही क्या है यार? उसने श्रद्धा की ओर देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं प्लीज? उसने आंखों से इशारा किया तो श्रद्धा ने भी अपना हाथ उससे मिला लिया और धीरे से बोली, बिल्कुल। अब दोस्ती करने में भी भला किसे ऐतराज होगा? थैंक यू। वैसे मेरा नाम युवराज सिंह राठौर है और आपका? श्रद्धा, श्रद्धा त्रिपाठी, उसने कहा तो पीछे से आते हुए अर्जुन ने कहा, आपकी तरह नाम भी आपका काफी खूबसूरत है मिस श्रद्धा। ये मेरा दोस्त है अर्जुन, कल ही वापस आया है। तो हम क्या करें, आरती उतारें इसकी? श्रद्धा, शिप्रा ये कैसे बात कर रही है तू इन लोगों से? सच में पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना तेरा? शिप्रा चुप हो गई। देखो ना, सर भारी लग रहा है और अब तो दर्द भी हो रहा है। एक काम कर, चल घर चलते हैं। तुम हर्ष को फोन करके बाहर आने को बोलो। शिप्रा ने तुरंत अपना फोन निकाला और हर्ष को फोन करने लगी। कुछ ही मिनट बाद वो बाहर आया। तीनों वहां से जाने लगे तो श्रद्धा पीछे पलटकर बोली, वैसे युवराज, फिर से एक बार थैंक यू सो मच। पहले बोलती तो चलता, लेकिन अब हम दोस्त हैं तो दोस्ती में एक नियम है, जो भी तुम जानती ही होगी ना। नो सॉरी नो थैंक्स, समझी? ध्यान से जाना, ठीक है, बाय। श्रद्धा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, वहां से चली गई। युवराज अर्जुन उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों भी मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित से मिले और वहां से घर के लिए निकल पड़े। अर्जुन कार ड्राइव कर रहा था, उसके बगल में बैठा युवराज न जाने किन ख्यालों में गुम था। वो बिल्कुल शांत सा सोचने की मुद्रा में बैठा था। कार ड्राइव कर रहे अर्जुन ने जब युवराज को गहरी सोच में डूबा हुआ देखा तो बोला, ओए, तू किसके ख्यालों में ऐसे खोया हुए है? वैसे ही मुद्रा में बैठा युवराज बोला, कुछ नहीं यार, मैं श्रद्धा के बारे में सोच रहा था। श्रद्धा? लेकिन क्यों? फिर उसने युवराज को छेड़ते हुए कहा, तुम श्रद्धा के बारे में क्यों सोच रहे हो? कहीं दिल तो नहीं आ गया ना उस पर तुम्हारा? भाभी बनाने का तो नहीं सोच रहे ना? वैसे तुम्हारा क्या, किसी का भी दिल आ जाए उस पर, वो है ही वैसी। कितनी प्यारी है वो, और उसकी मुस्कान, हाय, न जाने कितनों को पागल और कितनों का कत्ल कर दे। पता नहीं क्यों, लेकिन अर्जुन के मुंह से श्रद्धा की इस तरह तारीफ करना उसे पसंद नहीं आ रहा था। युवराज उसे बताना नहीं चाह रहा था दीक्षित साहब के घर श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ था। इधर श्रद्धा भी गाड़ी में खामोश सी बैठी थी। आगे शिप्रा से रहा नहीं गया तो पूछ ही लिया, श्रद्धा क्या हुआ तुम्हें? जब से काव्य के यहाँ से निकले हैं तुम बिल्कुल ही शांत लग रही हो। तुम ठीक तो हो ना? देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। कुछ तो हुआ है तेरे साथ जो तुम मुझसे छुपा रही हो। कहीं उस युवराज के बच्चे ने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ। नहीं नहीं शिप्रा, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, उल्टा उन्होंने तो मुझे बचाया था, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। एक मिनट, क्या कहा तूने? उन्होंने तुम्हें बचाया है कि क्या मतलब? क्या होने वाला था तुम्हारे साथ? और किससे बचाया युवराज ने तुम्हें? देखो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम साफ साफ मुझे बताओगी। वो दरअसल श्रद्धा ने उसे सब कुछ बताया जो उसके साथ वहाँ हुआ। हर्ष को भी ये बात सुनाई दे गई। शिप्रा हर्ष दोनों एक साथ बोले, क्या? हर्ष गुस्सा होकर बोला, दी, आपने हमें वहीं पर क्यों नहीं बताया? जान ले लेता मैं उस कमीने की। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपको हाथ लगाने की? शिप्रा भी समी पर गुस्सा होते हुए बोली, हाँ श्रद्धा, तुम्हें वहीं पर हमें बताना चाहिए था। उस इंसान की तो हम ऐसी हालत करते ना कि जिंदगी भर किसी लड़की को हाथ लगाने के बारे में सोचता तक नहीं। और तुम्हें युवा के लिए बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे भी बोल सकती थी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो उसी समय हम घर लौट आते। देखो, तुम दोनों की बातें सुनकर फिर से मेरे सर पर दर्द होने लगा, इसीलिए मैं ही शांत थी। लगता है उस जूस में मिलाई हुई दवाई का असर अब हो रहा है। ड्राइवर अंकल, थोड़ा जल्दी चलाइए ना। शिप्रा, ठीक है, अब नहीं बोलूँगी, तुम भी चुपचाप आगे देखो। हर्ष, जी, कहकर हर्ष चुपचाप बैठकर गाड़ी की ओर रास्ता देखने लगा और सब खामोश हो गए। अर्जुन, वैसे बता ना, क्या सोच रहा था? युवराज को कुछ सूझा तो उसने कहा,
कुछ नहीं अर्जुन, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि श्रद्धा कितनी प्यारी, सुलझी हुई और समझदार है। और उसके दोस्त का क्या नाम है उसका? अर्जुन छट से बोला, शिप्रा। युवराज याद आने का नाटक करते हुए बोला, हाँ शिप्रा। तुमने देखा ना उसे कैसे बात करती है, किसी से बात कैसे करनी है वो भी नहीं पता उसे, जब देखो तब लड़ती रहती है। अर्जुन, क्या कुछ भी बकवास कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी है समझा, मुझसे तो कितने अच्छे से बात की, हमने साथ में डांस भी किया। युवराज ने हंसकर कहा, क्यों मजाक कर रहे हो अर्जुन? क्या मुझे पता नहीं है कि उसने तुमसे किस तरह बात की होगी? अर्जुन का मुंह बन गया। शिप्रा, वहां से निकलते समय तुमने काव्या से बात की थी ना? या सिर्फ दीक्षित अंकल और आंटी से ही मिलकर आ गई थी? वरना काव्या मैडम फिर से बहुत परेशान करेंगी। श्रद्धा ने शिप्रा से पूछा, ओ तेरी, तुम्हारे जल्दी के चक्कर में मैंने तो उसे बताया ही नहीं, सच में आप बहुत गुस्सा करेगी, मुझे तो बहुत ही सुनाएगी, तुम फोन करो ना। ठीक है कहकर श्रद्धा उसे फोन करने लगी तो उसे एक अननोन नंबर दिखाई दिया। ये किसका नंबर है? मैंने तो डायल नहीं किया। तो फिर शिप्रा उसका फोन हाथ में लेकर नंबर देखते हुए बोली, तेरा फोन है, कॉल लिस्ट में है, और देखो तुमने तो कुछ देर बात भी की है इस नंबर पर। लास्ट इसी से बात हुई थी तेरी, याद कर, क्या बात की होगी तूने? श्रद्धा को एकदम से याद आया, अरे हाँ, कल काव्या बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी, मुझे लगा काव्या ही होगी, इसीलिए मैंने शिप्रा बीच में बोली, इसीलिए तुमने क्या कहा उससे? श्रद्धा ने उसे सब बताया तो शिप्रा हंस पड़ी, पागल हो गया, बिना देखे बिना उसकी आवाज़ सुने ही तुमने ऐसा कुछ बोल दिया। सोच अगर कोई लड़का हुआ होगा तो क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में? कोई भी हो, लेकिन वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? अगर कोई मेरी जान पहचान में से हुआ तो? अगर कभी मुझसे मिले तो कैसे नजरें मिला पाऊंगी उनसे? अरे चिल कर यार, तुम ना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगती हो। अब तुम्हें थोड़ी ना पता था कि दूसरी तरफ कौन है, कोई दोस्त ही होगा, टेंशन मत ले। बस अभी काव्या को कॉल कर। इससे पहले कि वो काव्या को कॉल करती, श्रद्धा के फ़ोन पर काव्या का ही कॉल आ गया। श्रद्धा कॉल रिसीव कर धीरे से बोली, हेलो काव्या। हेलो की बच्ची, जाने से पहले एक बार मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा? तुम दोनों कैसे दोस्त हो यार, मेरा थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करते तुम। मैं पूरे घर में ढूंढती फिर रही थी, वो तो अच्छा हुआ मम्मी ने मुझे बताया कि तुम लोग घर चले गए, वरना मैं तो परेशानी हो जाती कि पता नहीं। बस बस हाँ, ज़्यादा परेशान मत हो, हम ठीक हैं, बस थोड़ा सर भारी लग रहा था तो हम निकल आए, बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तुम आराम करो, काफ़ी थक गई होंगी, बाय। उधर से काव्या के बाय कहते फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तब तक शिप्रा का घर आ गया। उसने श्रद्धा और हर्ष को बाय गुड नाइट कहा और अपने घर के अंदर चली गई। उसके बाद हर्ष और श्रद्धा को भी ड्राइवर अपने घर पहुंचाकर वापस लौट गया। अर्जुन, चल भाई, मैं तो अपने घर पहुंच गया, अब तुम भी ध्यान से जाना, ठीक है? बाय युवराज कहकर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था कि अचानक श्रद्धा का वो डरा सहमा सा चेहरा उसके नजरों के सामने उभर आया। उसने जोर से ब्रेक मारा और सोचने लगा, कौन था वो? अगर उसने दोबारा से श्रद्धा के साथ कुछ करने की कोशिश की तो? नहीं, उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर आ गया। वो गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बेड पर लेटकर इधर उधर करवटें बदल रहा था। वो श्रद्धा के बारे में सोचने लगा, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। युवराज अपनी सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे फ़ोन की रिंग भी सुनाई नहीं दी। एक बार रिंग होकर फ़ोन कट हो गया। श्रद्धा अपने कमरे के अंदर इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। हाथ में मोबाइल पकड़े वो मन ही मन कहने लगी, पता नहीं किसने कॉल किया होगा, कौन था, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ तब तो रिसीव करना चाहिए ना। हाँ, उस वक्त मैं परेशान थी, मुझे लगा काव्या है, इसीलिए मैंने ऐसे बोल दिया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे जो भी थे। बस फ़ोन रिसीव कर ले तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। उसने दोबारा उस नंबर पर कॉल किया। इस बार युवराज बेड के साइड टेबल जिस पर फ़ोन रखा हुआ था उस तरफ एक करवट बदल रहा था कि फ़ोन दोबारा बज उठा। उसने फ़ोन हाथ में लेकर देखा तो अननोन नंबर था, लेकिन युवराज को याद था उसी ने तो गलती से उस नंबर पर कॉल किया था, इसीलिए उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो। श्रद्धा ने जब किसी लड़के की आवाज़ सुनी तो वो घबराते हुए बोली, हेलो जी, आप कौन? आपने मुझे कॉल किया था? जी हाँ, मैंने ही आपको कॉल किया था, लेकिन जानबूझकर नहीं किया था, वो गलती से आपके पास लग गया था, और इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कह पाता आपने मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने का, और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने लगी, फिर खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया आपने। सॉरी, वो मुझे लगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आपको यही लगा होगा ना कि आपके बॉयफ्रेंड का कॉल आया है, और इसीलिए ही आप मुझसे इतनी प्यारी और मीठी बातें कर रही थी। श्रद्धा हंसकर बोली, जी नहीं, आप जो सोच रहे हैं मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। अच्छा, तो फिर वो सब आपने मुझसे ही कहा था क्या? बच्चा जान और कुछ भी था? नहीं, आपको क्यों कहूँगी भला, मैं तो आपको जानती तक नहीं। फिर
वो दरअसल क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड है काव्या दीक्षित, उसके मम्मी पापा का आज एनिवर्सरी था, तो बस वही बार बार कॉल करके मुझे बुला रही थी। कितनी बार बोल चुकी थी आ रही हूँ, लेकिन फिर भी कॉल किए जा रही थी। उस टाइम भी उसी की कॉल आया था, तो उससे बात करके जस्ट फ़ोन रखा ही थी कि इतने में आपका कॉल आ गया। मुझे लगा फिर से काव्या ने ही कॉल किया है, इसीलिए मैंने वो सब काव्या समझकर आपको बोल दिया। सॉरी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी अनजाने में। वैसे मिस्टर दीक्षित साहब के पार्टी में हम भी गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम मिले थे। आपकी आवाज़ में जानी पहचानी से लग रही है। अच्छा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप हो कौन? युवराज। युवराज का नाम, युवराज नाम है मेरा। ओह, कहीं आप वही युवराज तो नहीं जिन्होंने मुझे उस इंसान से बचाया था? तुम श्रद्धा हो? मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। थोड़ा डर सा है मन में, वो लड़का कभी दोबारा से तुम्हारे सामने आ गया और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो। यह सुनकर श्रद्धा भी थोड़ा सोच में पड़ गई। श्रद्धा, आप चिंता मत कीजिए, कल क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं होता, और जिसके बारे में मालूम ही ना हो उसे सोचकर क्यों डरें। जो जब होना होता है वो होकर ही रहेगा। सो प्लीज़ युवराज। अच्छा बाबा, ठीक है, सो हो जाओ अब, गुड नाइट। श्रद्धा, गुड नाइट। दूसरे दिन शिप्रा फिर से कॉलेज के लिए श्रद्धा को लेने आई थी, तो वो दोनों कॉलेज चले गए। हर्ष अपने में मस्त गुनगुनाते हुए कॉलेज चला गया। हर्ष दूसरे कॉलेज में जाता था, इसीलिए वो अकेले जाने लगा। आज युवराज काफ़ी देर तक सोया हुआ था। विशाल जी, नीतीश जी तो अपने ऑफिस चले गए। साक्षी और नरेन अभी 12वीं में थे, दोनों स्कूल चले गए थे। सब अपने अपने काम से चले गए थे। घर में बचे बस युवराज की माँ, बड़ी माँ, युवराज और उसकी बुआ। बड़ी माँ ने युवराज को ना देख सवाल किया, अनामिका, हमारे साहबजादे घर में हैं या नहीं? सुबह से नजर नहीं आया। कल पार्टी से घर तो आया था ना? दीदी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना युवराज को, आपका तो ज़्यादा लाडला है वो। जब भी रात में देर से आता है तो अगले सुबह उससे भी देर से उठता है। मतलब साहबजादे अभी तक उठे नहीं हैं, मैं देख कर आती हूँ उसे, कहकर बड़ी माँ उठकर युवराज के कमरे की तरफ चली गई। उन्होंने देखा युवराज अभी भी पूरी तरह नींद में तकिए को कानों से लगाकर सोया हुआ है। उसके पास आकर उन्होंने उसे हिलाते हुए कहा, युवराज बेटा उठो, देखो दोपहर हो रही है, क्या कुंभकर्ण की छठी औलाद की तरह अभी तक सोए हुए हो? उठो बेटा। क्या बड़ी मॉम, सोने दो ना, अभी तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ी देर में मैं खुद ही उठ जाऊंगा पक्का। वो युवराज का कान पकड़कर बोली, तेरी ये थोड़ी देर ना मैं खूब समझती हूँ, इसीलिए कोई बहाना नहीं, चल जल्दी से उठ जा। हाँ बड़ी मॉम, प्लीज़ प्लीज़ कान छोड़ दो, मैं उठ रहा हूँ, कहकर उठा और बेड पर बैठकर अपनी बड़ी मॉम को मासूम सा चेहरा बनाकर छोटे बच्चे की तरह घूरने लगा। वो युवराज को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो अपनी बड़ी मॉम को? अब जल्दी से बेड से उतरो, फ्रेश होकर नीचे आओ नाश्ता करने, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वही करना, ठीक है? अब जल्दी नीचे आओ, दोबारा सो मत जाना, कहकर वो उसके कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद युवराज भी बड़बड़ाते हुए बाथरूम में घुस गया। श्रद्धा और शिप्रा का एक क्लास खत्म हो चुका था, वो दोनों कैंटीन की तरफ चले गए। वहाँ उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई और बैठ गई। तभी काव्या उनके पास आई। काव्या भी बैठते हुए बोली, यार तुम दोनों हमेशा ही मुझे छोड़ क्यों देती हो? हमेशा ही मैं पीछे रह जाती हूँ। अच्छा, हम तुम्हें छोड़कर आते हैं? तुम हमेशा कोने में विनय के साथ प्यार मोहब्बत की बात करती रहोगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हम क्लासरूम में हैं या निकल चुके हैं? काव्या नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। ओ हेलो काव्या मैडम, तुमने हमें छोटी बच्ची समझ रखा है क्या? सब समझ में आता है और दिखाई भी देता है। तुम दोनों कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो। काव्या को कुछ बोलते नहीं बना तो वो चुप हो गई। श्रद्धा फिर से बोली, अब चलो नेक्स्ट क्लास अटेंड करते हैं। तीनों कॉफ़ी पीकर दोबारा क्लास चले आए। कुछ देर में ही युवराज गुड मॉर्निंग करते हुए नीचे आया। बुआ, बेटा युवराज, गुड मॉर्निंग नहीं, अब तो आफ्टरनून होने वाला है और ब्रेकफास्ट का नहीं, लंच करने का समय हो रहा है। इतनी देर भला कोई सोता है? वो आपके सामने तो वो इंसान है जो सोता है, और आप बहुत अच्छे से जानती हैं उसे। उसने हंसकर कहा, मॉम, बड़ी मॉम, खाना दीजिए, वरना मैं दोबारा सोने जा रहा हूँ। दे रहे हैं, ये लो, कहकर बड़ी माँ ने खाना परोस दिया। खाने के बाद युवराज कुर्सी से उठते बोला, मॉम मैं कमरे में जा रहा हूँ, आज कहीं नहीं जाऊँगा। कहते हुए उसने जाने के लिए 2-3 कदम बढ़ाया ही था कि दरवाजे की बैल बजी। बुआ उठने ही वाली थी दरवाज़ा खोलने के लिए कि अनामिका जी ने उन्हें मना कर दिया और खुद जाकर दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाजे के सामने खड़े लोगों को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरवाजे पर प्रशांत और प्रीति को देखकर सब खुश हो गए। वो दोनों भी खुश हो गई और अंदर आने के लिए जैसे ही पैर बढ़ाना चाहा,
अनामिका जी ने कहा, रुको रुको बेटा, इतनी भी हड़बड़ाओ नहीं, रुको, मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ। पहले आरती तो उतार लूँ अपने बच्चों की। पीछे से बड़ी माँ बोली, बिल्कुल अनामिका, लेकिन तुम थोड़ी लेट हो गई। आरती की थाल मैं लेकर आई हूँ और अपने बच्चों की आरती तो मैं ही उतारूंगी। अनामिका जी मुस्कुराते हुए साइड हो गई तो रीना जी आरती की थाल लिए आगे आई और प्रशांत प्रीति की आरती उतारने लगी। उसके बाद उन्होंने सबके पाँव छुए। युवराज दौड़ते हुए आकर प्रशांत के गले लग गया। मैंने बहुत मिस किया आप दोनों को। फिर प्रीति को भी गले लगाया। स्पेशली भाभी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा, बेटा सिर्फ अपनी भाभी को मिस किया और अपने खुद के भाई को भूल गया? भैया आपकी याद भला क्यों आएगी? बल्कि आपको देख देख कर तो वैसे मैं बोर हो चुका हूँ। लेकिन मेरी प्यारी भाभी मुझसे ठीक से मिली भी नहीं थी। और वैसे भी भैया आप मेरे काम थोड़ी ना आने वाले हो, लेकिन भाभी मेरे बहुत काम आएंगी, क्योंकि भाभी ही तो है जो आपकी सहेलियों से मेरा टाका भिड़ा सकती हैं। क्यों भाभी? उसने हंसकर कहा। प्रीति मुस्कुरा दी। बिल्कुल देवर जी, बस यही काम करने वाली हूँ मैं। वाह, हाँ युवराज, तुम भी ना लड़की ढूंढना शुरू कर ही दो, क्योंकि प्रशांत की शादी तो हो गई, तो बंगला तुम्हारा नंबर है। अरे बुआ, मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन प्रशांत भाई की वजह से कहीं नहीं, क्योंकि उनकी शादी हुई नहीं थी ना, तो उनसे पहले मैं कैसे कर सकता था। लेकिन अब हो गई है तो देखिए, अब आप लोग मेरे लिए भी दुल्हन ढूंढ लीजिए। रीना जी युवराज के कान पकड़कर बोली, अच्छा, इसीलिए अपनी भाभी को मिस कर रहा था। बहुत ही बदमाश हो गया है तो आजकल। चल बहुत चल, तुझे भी हम शादी वाले डोर पे बांध देंगे, मतलब टेंशन मत लो। प्रीति बेटा, जरा देख तो, तुम्हारी नज़र में तुम्हारी कोई बहन या सहेली वगैरह होंगी तो मुझे बताना, मैं इसकी बात चलाती हूँ। प्रीति, जी बड़ी माँ, मैं पता लगाती हूँ। युवराज अपना कान छुड़ाकर, क्या बड़ी मॉम आप ही ना, अब क्या मैं इतना सा भी मजाक नहीं कर सकता, और इतनी जल्दी में कोई शादी वादी नहीं करने वाला, इसीलिए कृपया कर मेरे पीछे ही मत पड़ जाना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब मुझे शादी करनी होगी ना तो मैं खुद ही आप लोगों को आकर बोल दूंगा, ठीक है? आप सबको मेरी लड़की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब एक साथ हैरानी से बोले, क्यों? क्योंकि अपनी दुल्हन तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, इसीलिए। अनामिका जी, ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी हो वैसे ही करना, लेकिन लड़की हमें भी तो पसंद आनी चाहिए ना। और अब साइड हो जाओ, अपने भैया भाभी को अंदर आने दो। प्रशांत, प्रीति बेटा, सफर से काफी थक गए होंगे तुम, चाहो दोनों जाकर कुछ देर आराम कर लो, बाकी बातें हम बाद में आराम से करेंगे। प्रीति प्रशांत सच में काफी थक गए थे, इसीलिए वो अपने कमरे में चले गए। श्रद्धा, शिप्रा और काव्या की सेकंड क्लास भी ओवर हो चुकी थी, तो तीनों बातें करते हुए कॉलेज गेट से बाहर निकले। काव्या, अच्छा तो फिर तुम लोग जाओ, मैं भी चलती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, कल के लिए ना मुझे बहुत बुरा लगा था यार, तुम लोग मुझे कोई भी बात बताती ही नहीं हो। क्या तुम लोग मुझे कुछ नहीं मानती? मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। श्रद्धा बड़ी प्यार से काव्या को बोली, यार काव्या, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कल शाम मुझे सर दर्द होने लगा था और तुम अपनी फैमिली के साथ इतनी खुश थी, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बताया नहीं। लेकिन प्रॉमिस करो आइंदा तुम दोनों मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, सब चीज़ बताओगी। प्रॉमिस करो, तभी माफ़ करूँगी। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बाबा, हम वादा करते हैं, तुम्हें बिना बताए हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? अब तो माफ़ करो। ठीक है, अब चलो। बाय कहकर काव्या चली गई। उसके बाद श्रद्धा, शिप्रा भी मस्त होकर घर की तरफ चली गई। श्रद्धा ने शिप्रा को बताते हुए कहा, शिप्रा, तुम्हें वो अननोन नंबर याद है जिसके बारे में मैं कल तुम्हें बता रही थी? हाँ हाँ याद है, तुमने बताया था मुझे। क्यों, तुमने कॉल किया था क्या उसे? कौन था वो? ना युवराज का नंबर है, उन्होंने ही मुझे कॉल किया था। शिप्रा ये सुनकर जोर से स्कूटी का ब्रेक मारा। ओए पागल है क्या, इतनी तेज ब्रेक कौन मारता है? पक्का एक दिन तू ना अपने साथ साथ मुझे भी यमराज से मुलाकात करवा ही मानेगी। बकवास मत करो। और क्या कहा तुमने, युवराज का नंबर था और उसने तुम्हें कॉल किया था, वो भी तुझे जानने से पहले? देखो श्रद्धा, मुझे ना शक हो रहा है उस युवराज के ऊपर, कहीं उसने तुम्हारी बायोडाटा तो नहीं निकाल रखी है? वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस इंसान का अनजाने में तुझे कॉल आ जाता है और शाम को उसी इंसान से मुलाकात भी हो जाती है? श्रद्धा, पक्का कुछ गड़बड़ है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। लेकिन युवराज ऐसे क्यों करेंगे, हम तो अच्छी तरह जानते भी नहीं उन्हें, और ना ही पहले कभी हम मिले होंगे, तो फिर हमारा बायोडाटा निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहाँ तक मेरा मानना है तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे वो बहुत अच्छे इंसान हैं और ये मेरा दिल कहता है। अरे श्रद्धा, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए हर किसी को अपने जैसा समझती हो, लेकिन दुनिया सच में तुम्हारी तरह नहीं है, समझा कर। क्या पता कल को कुछ हो गया तो। यार शिप्रा, ऐसे मत बोलो, डरा रही हो तुम तो मुझे। डरा नहीं रही हूँ पागल, सच्चाई बता रही हूँ। आजकल के लड़के ना ऐसे ही होते हैं। कहते हुए शिप्रा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने श्रद्धा को पता नहीं चलने दिया।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। अब प्लीज़ घर चलो, वरना यहीं रात हो जाएगी। उसके जाने के बाद दोनों घर चले गए। शाम को सभी डिनर टेबल पर मौजूद थे। विशाल जी ने खाना खाते हुए युवराज से कहा। युवराज, जी पापा। युवराज बेटा, कब तक यूं ही दोस्तों के साथ घूमते फिरते और मौज मस्ती करते रहोगे? अरे इतनी बड़ी कंपनी है, उसे कौन संभालेगा? तुम्हें प्रशांत और नरेन को मिलकर ही तो कंपनी को संभालना है। और चूंकि तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है तो तुम अब ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। जी पापा, नरेन उत्सुक होकर बोला। और चाचू, मैं कब से आऊँगा ऑफिस? मुझे तो बहुत मन है ऑफिस जाने का, क्योंकि मैं भी बड़ा होकर बिल्कुल आपकी तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। साक्षी ने कहा। नरेन भाई, पहले तुम अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। छोटे छोटे चीज़ों को तो सॉल्व कर पाते हो नहीं, तो बिजनेस में बड़ी बड़ी डील कैसे हैंडल कर पाओगे? तुमसे नहीं होगा ये सब। नरेन कहकर खाने लगा। नीतीश जी, बेटा तुम सब चाहे जो कुछ भी करो, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे अपने खुद के पैरों पर खड़े हों, ताकि कभी भी किसी के सामने तुम्हें झुकना न पड़े। चलो भाई, हमारा खाना तो हो गया। युवराज को खामोश देखकर विशाल जी बोले। युवराज, तुम आराम से सोच विचार कर लो, फिर बता देना कि कब से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? टेक योर टाइम, कहकर वो भी उठकर चले गए। धीरे धीरे सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन श्रद्धा जल्दी ही घर से निकल चुकी थी। उसने शिप्रा को पहले ही बोल दिया था वो टैक्सी से आधा रास्ता आ जाएगी, इसीलिए शिप्रा रास्ते पर ही श्रद्धा का इंतजार कर रही थी। शिप्रा बार बार कभी हाथ में पहने घड़ी को देखती तो कभी रास्तों पर आती जाती टैक्सियों को। कुछ ही देर में श्रद्धा पहुंची। उसने टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया और शिप्रा के पास चली गई। क्या यार श्रद्धा, कब से इंतजार कर रही हूँ, टैक्सी नहीं मिलती है, इसीलिए ही तो तेरे घर आ जाती हूँ तुझे लेने, लेकिन तुमने आज मना कर दिया, क्यों? श्रद्धा, तूने इंतजार कराया है ना, उतना तो मैं अपने बॉयफ्रेंड का भी ना करूँ। श्रद्धा, सच्ची? मजाक कर रही थी। जब तेरा इंतजार कर सकती हूँ तो अपने बॉयफ्रेंड का क्यों नहीं, लेकिन उससे तो वसूली भी करूँगी ना। श्रद्धा, ये तो बात है। फिर दोनों हंसने लगी। अब चलो, वरना और ज़्यादा देर हो जाएगी। युवराज और अर्जुन दोनों एक पार्क के अंदर फूलों के बीच बने एक बेंच पर बैठे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर फूल जानवरों के स्टैचू और बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। कितना अच्छा महसूस होता है ना, छोटे छोटे पौधों में कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ कितनी मस्तियाँ करते हैं। तुझे याद है अर्जुन, बचपन में हम भी यहाँ आकर खूब मस्ती किया करते थे, कितना मज़ा आता था ना। अर्जुन ने बस हाँ में जवाब दिया और फिर कुछ दूर खेल रहे बच्चों को देखने लगा। युवराज ने जब उसको इस तरह बच्चों को देखते देखा तो वो पूछने लगा, क्या हुआ अर्जुन, किस सोच में खोया हुआ है, कुछ बात है क्या? मुझे भी यहाँ बुला लिया स्पेशल जगह, कोई खास बात बताना चाहता है क्या? अर्जुन, देख रहा हूँ इन बच्चों को और सोच रहा हूँ अपने बचपन के बारे में। तब हम भी कितने मासूम, प्यार से और बेपरवाह से रहा करते थे। न किसी बात की कोई चिंता, ना ही किसी चीज़ की कभी कोई कमी होने दी माता पिता ने। लेकिन लगता है हम भी बड़े हो गए हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ आने लगी हैं, एक बेटा होने के नाते। पता है, सुबह पापा कह रहे थे कि वो मेरी शादी कराना चाहते हैं। मौसी ने भी फ़ोन करके बता दिया है कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है, बस उसी से मिलने जाने के लिए बोल रहे हैं। समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। मतलब इतनी जल्दी? ओह, तो कर लेना भाई शादी, दिक्कत क्या है तुझे? आंटी घर में अकेली रह रहकर बोर हो जाती हैं, उन्हें भी तो कोई चाहिए ना, जिसे वो अपने मन की बात साझा कर सकें। अब तुम तो घर में रहते हो नहीं और अंकल भी दिन भर ऑफिस में बिजी रहते हैं। सोच आंटी को अकेले कैसा लगता होगा उतने बड़े घर में, और वैसे भी वो कब तक तेरी सेवा करेंगी। अब तू शादी के लायक हो ही गया है तो कर ही लो विवाह। उन्हें एक बहू मिल जाएगी जिसे आंटी अपनी सेवा भी करवा सकती हैं। वो तो सब ठीक है युवराज, लेकिन इतनी जल्दी? अरे कहाँ जल्दी है अर्जुन, बस एक बार तुम लड़के से मिल लो, अच्छी तरह जान पहचान लो, बात की बाद में देख लेंगे। फिर कुछ पर शांत होकर, एक मिनट, कहीं तुम शिप्रा के चक्कर में तो नहीं हो? आज श्रद्धा और शिप्रा की बस एक ही क्लास थी, बाकी उन्हें कॉलेज में एडमिट कार्ड दिया जा रहा था। बस आज आखिरी दिन था क्लास में, फिर 2 दिन बाद उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। काव्या आई थी कॉलेज, लेकिन सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेने और कुछ ज़रूरी काम है कहकर जल्दी ही कॉलेज से निकल गई। क्लास ख़त्म हुई, फिर दोनों ने अपना एडमिट कार्ड लिया और घर जाने लगे। रास्ते पर जाते वक्त दोनों ने काव्या को देखा जो विनय से मिलने गई थी। देख रही हूँ हमारी काव्या मैडम को, लगता है इसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जल्दी आ गई कॉलेज से। चलो आंटी से पूछ ही लेते हैं। अरे छोड़ ना शिप्रा, क्यों बेचारे को परेशान करना चाहती हो तुम? चलो चलते हैं। तुम तो ना चुप ही रहो, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी उसके पास। बड़ा दोस्त दोस्त बोल रही थी ना, मैं भी तो देखूं कितनी अच्छी दोस्ती है या कुछ और। देख मैं बोल रही हूँ, रहने देना यार।
लेकिन शिप्रा उसकी बात कहाँ मानने वाली थी। वो तो उधर जाने लगी जहाँ काव्य और विनय बैठे बातें कर रहे थे और श्रद्धा बस उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर शिप्रा उसे रोक नहीं पाई और रास्ते पर खड़ी होकर देखने लगी। पीछे से एक ट्रक बहुत ही रफ्तार से आ रहा था, लेकिन श्रद्धा का ध्यान ही नहीं था। वो सड़क के पूरी तो नहीं, लेकिन बीच पर ही थी। ट्रक वाला हॉर्न बजाया जा रहा था, लेकिन श्रद्धा तो शिप्रा की करने वाली हरकतों को सोचने में व्यस्त थी और उसका ध्यान काव्य और विनय पर था। ट्रक श्रद्धा के बहुत करीब पहुंच चुका था, तभी किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, श्रद्धा। इससे पहले कि कुछ हादसा होता, किसी ने श्रद्धा को अपनी तरफ खींच लिया और दोनों रास्ते के किनारे गिर गए। ट्रक वहां से पार हो गया। जिसने उसे अपनी तरफ खींचा वो कोई नहीं, युवराज था। श्रद्धा और युवराज दोनों ही काफ़ी डर गए थे। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि वहाँ पर मौजूद हर कोई डरा हुआ था, क्योंकि युवराज ने अगर उसे ना खींचा होता तो पक्का ट्रक श्रद्धा को टक्कर मारकर चला गया होता। ट्रक के ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से ब्रेक नहीं लग पाया था। वो ट्रक ड्राइवर भी डर गया था और बिना गाड़ी रोके वहाँ से भाग निकला, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ऐसी स्थिति में जनता को कोई भरोसा नहीं, गुस्से में क्या कर बैठे। हाँ, गिरने की वजह से युवराज और श्रद्धा के हाथ और पैर में थोड़ी बहुत खरोंच आ गई थी। फिर भी युवराज संभल कर उठ खड़ा हुआ, श्रद्धा को भी अपना हाथ देकर उठने में मदद की। काफ़ी लोग जो वहीं आसपास थे उन दोनों को देखने आए। भीड़ में खड़े लोग पूछने लगे, बेटा तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ये बड़ी गाड़ी वाले भी ना पता नहीं कैसे चलाते हैं। तब तक भीड़ को देख शिप्रा, काव्या, विनय और अर्जुन भी वहां पहुंच गए। शिप्रा और काव्या ने उसे गले लगा लिया। युवराज, जी नहीं काका, चोट नहीं लगी, बस थोड़ी सी खरोंच आ गई है। एक आदमी ने पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये लो बेटा, इसे पानी पिला लो, शायद लड़की थोड़ी घबरा गई है। युवराज ने पानी की बोतल ली और उसका ढक्कन निकाल श्रद्धा की तरफ बढ़ा दिया। शिप्रा, तुम ठीक हो श्रद्धा? काव्या, हाँ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, दिखाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रद्धा ने बस अपना सर हिलाकर इतना सा ही जवाब दिया। युवराज थोड़ा नाराजगी से श्रद्धा की लापरवाही पर बोला, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं भगवान ने, तो कान दी हैं सुनने के लिए, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? कब से ट्रक ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था और तुम किसके ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि आवाज़ ही नहीं आई? चलो डॉक्टर के पास, हाथ में चोट लगी है, थोड़ी मरहम पट्टी करवा लो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी के पास नहीं जाना। चलो शिप्रा, हम घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, वरना माँ पापा परेशान हो जाएंगे, कहकर शिप्रा का हाथ पकड़कर वहाँ से चल दी। अरे लेकिन अजीब लड़की है, मैं तो इसी के भले के लिए बोल रहा था। है मुझे क्या, जब इसे ही अपनी फिक्र नहीं तो वैसे भी मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मुझे क्यों चिंता हो रही है इतनी। तब तक वो दोनों वहाँ से जा चुकी थी। एक एक कर सब वहाँ से चले गए, काव्य और विनय भी। अर्जुन युवराज के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, युवराज तुम ठीक हो? लेकिन युवराज ने झट से उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, चलो हम भी चलते हैं। वो गुस्से से गाड़ी की तरफ चला गया। यार युवराज, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ तुझे? इतना गुस्सा किस बात का है? यार मुझे नहीं पता कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, बस गुस्सा आ रहा है। तो बस जल्दी से घर चल यहाँ से। अच्छा ठीक है, चल जा रहा हूँ, और प्लीज़ तू शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो बिल्कुल ठीक है, तुमने बचा लिया उसे। युवराज हैरानी से अर्जुन को देखने लगा तो उसने फिर से कहा, देख युवराज, मैं तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त हूँ, बचपन का, और इसीलिए मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ। जितना तो खुद को नहीं जानते उतना मैं जानता हूँ तुम्हें, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है और तुम बहुत डर गए थे, इसीलिए ऐसे गुस्सा हो चले। अब चलते हैं। युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। दोनों वहाँ से घर चले गए। पूरे रास्ते बस शांति ही शांति थी। घर जाकर युवराज सीधे अपने कमरे में जाने लगे तो उसकी बुआ ने टोकते हुए कहा, अरे युवराज बेटा, कहाँ से आ रहे हो, और तुम्हारी शर्ट? उसे बुआ की पूरी बात भी नहीं सुनी, कुछ जवाब भी नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। इसे क्या हुआ, बिना कोई जवाब दिए ही चला गया? आज तक तो ऐसा नहीं किया, उसके बुआ ने कहा। युवराज अपने कमरे में पहुंचकर इधर से उधर चहलकदमी करते हुए बोला, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती खुद का, पागल है बिल्कुल। अगर कुछ हो जाता तो? पता नहीं किसके ख्यालों में इतना खोई हुई रहती है कि ट्रक की हॉर्न उसे सुनाई नहीं दी, और उस ड्राइवर को भी दिखाई नहीं देता, अंधा कहीं का। हाथ लग जाता ना, तब बताता मैं उसे। अर्जुन युवराज को घर छोड़कर अपने घर लौट रहा था और मन ही मन सोच रहा था, युवराज के दिल में कुछ तो ज़रूर है, वरना उसे खोने के ख्याल से ही इतना नहीं डरता, इतना गुस्सा नहीं करता। मेरा भाई, हो रहा है तुझे भी। अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं आप देवर जी, क्या बड़बड़ा रहे हैं ऐसे? उसकी भाभी प्रीति ने उसके कमरे में आते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस यूं ही। और आप दरवाजे के पास को खड़ी हुई हैं, अंदर आ जाइए ना प्लीज़। जी ज़रूर।
वैसे आप कहीं गिर गए थे क्या? आपके शर्ट पर ये दाग? वो भाभी, युवराज ने उसे सब कुछ बताया। ओह, तो इसीलिए आप इतनी परेड कर रहे हैं? अरे फिर आप कॉल करके बता कर लीजिए ना उससे कि आपको इतनी फिक्र हो रही है, तो आपको तसल्ली भी हो जाएगी। युवराज ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। भाभी, पता नहीं क्यों क्यों पर उस वक्त मैं बहुत घबरा गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। हम तो बस अभी कुछ दिन पहले ही दोस्त बने हैं ना, लेकिन फिर भी कुछ अलग सा ही एहसास होता है उसको लेकर मेरे मन में। भाभी, ये सब क्या है और क्यों है? वो मुस्कुराते हुए बोली। युवराज, ये क्या है ये सब तो शायद मैं आपको अभी समझा नहीं पाऊंगी, इसे आपको खुद ही समझना होगा। अब आप थोड़ी देर आराम करिए, चलिए मैं चलती हूँ, कुछ देर बाद आप भी नीचे आइएगा डिनर करने के लिए। जी भाभी, ठीक है। डिनर करने के बाद युवराज अपने कमरे में हाथ में फ़ोन पकड़े इसी सोच में था कि श्रद्धा को कॉल करे कि नहीं, लेकिन उसका दिल नहीं माना और उसने उसको कॉल लगा ही लिया। जारी है।